हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर वेरी वेल एंड फाइन। माय नेम इज आशीष कुमार। आई वेलकम टू माय न्यू चैनल एजुकेशन टिप। फ्रेंड्स, ये मेरा सेकंड वीडियो लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे आज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो मोशन को मैंने स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सारी चीज़ें के बारे में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम मोशन को कैसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई है। अ ग्राफ रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल क्वांटिटीज। तो जो हमारा ग्राफ होता है वह दो वेरिएबल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन को बताता है हमको इन ए पिक्टोरियल फॉर्म। इट इज ए प्लॉटेड बिटवीन टू वेरिएबल क्वांटिटीज। जो ग्राफ हमारा प्लॉट किया जाता है, जैसे कोई भी आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो दो ऐसी क्वांटिटीज होती हैं, दो ऐसे वेरिएबल्स होते हैं, उन्हीं के बीच आप उसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, आपका ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस है। इन्हीं दो क्वांटिटीज़ के बीच में कोई भी ग्राफ आप प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो द क्वांटिटी इज वेरीड, आवर चॉइस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कुछ ऐसी क्वांटिटी होती हैं जो वेरी करती हैं, उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं होती हैं। और कुछ ऐसी अदर क्वांटिटी होती हैं जो रिजल्ट में जो चेंजेस होते हैं उसके साथ वेरी करती है, तो उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब वो किसी चीज़ पे डिपेंड होती हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में देखेंगे इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे, और हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे। और इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम स्पीड टाइम ग्राफ भी इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पे जो आप दोनों ग्राफ में देखेंगे, डिस्टेंस चाहे dt ग्राफ हो, चाहे vt ग्राफ हो, चाहे स्पीड टाइम ग्राफ हो, तो यहाँ पे जो आपका टाइम होता है ना, टाइम जो होता है इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है, टाइम आपका इंडिपेंडेंट होता है ये चीज़। और आपका जो डिस्टेंस कह लो, या फिर वेलोसिटी कह लो, ओके, या फिर आप स्पीड कह लो, ये जो तीनों फैक्टर्स हैं आपके, ये आपके डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं ये लोग। ठीक है, ओके, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं पहला अपना ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं dt ग्राफ। तो द dt ग्राफ रिप्रेजेंट द चेंज इन द पोजीशन ऑफ ए बॉडी विद टाइम। तो किसी भी बॉडी की पोजीशन में टाइम के साथ क्या चेंजेज हो रहे हैं उसको शो करता है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और इसमें हम टाइम को एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेते हैं, ये जो हमारा टाइम है इसको हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेते हैं, और डिस्टेंस को हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। dt ग्राफ में हम क्या करते हैं, dt ग्राफ में जब कोई बॉडी की पोजीशन में जो टाइम के साथ उसको चेंजेस होते हैं तो उसको शो करने के लिए हम dt ग्राफ का यूज करते हैं। और इसमें हम टाइम को एक्स एक्सिस के लॉन्ग देखते हैं, और डिस्टेंस को वाई एक्सिस के लॉन्ग हम यहाँ पे देखते हैं। तो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ अंडर डिफरेंट कंडीशन। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे हम क्या क्या ऐसी चीज़ें, कौन कौन सी मोशंस को देख सकते हैं। तो पहला हम यहाँ पे जो देखेंगे, जो हमारा पहला रहेगा, बॉडी इज रेस्ट। जब हमारा बॉडी रेस्ट कंडीशन में होगा तब हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा। और दूसरा कंडीशन क्या होगा, बॉडी इज यूनिफॉर्म मोशन। जब बॉडी हमारी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तब कैसा हमको ग्राफ यहाँ पे मिलेगा, बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये तीन ग्राफ हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि जब बॉडी हमारी रेस्ट कंडीशन में है तो उस कंडीशन में हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, जब बॉडी हमारी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तब उस कंडीशन में हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, जब हमारी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो उस कंडीशन में हमारा ग्राफ कैसा बनेगा। तो आइए हम देख लेते हैं, फिर इसका हम एक अच्छे से मतलब डिफिनेशन लिखेंगे कैसे कैसे क्या होता है। तो पहले हम यहाँ पर रैंडमली इसको समझ लेते हैं। देखिए, मैंने क्या बताया था कि जो हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वाई एक्सिस पे हम लोग डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लें टाइम, कुछ ऐसा टाइम लिख लेते हैं, और हम लिख लेते हैं यहाँ पे d। ये हमारा डिस्टेंस को शो कर रहा है, ये टाइम को, और ये हमारा डिस्टेंस को शो कर रहा है। आप बेसिकली यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, डिस्टेंस। ओके, तो ये आपका डिस्टेंस वाला हो गया। यहाँ पे हम वाई लिख देते हैं,
चलिए यहाँ पे हम टाइम लिख देते हैं, ठीक है। तो समझ में आया, देखिए ऐसे आपको ग्राफ प्लॉटेड करने हैं, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि बॉडी हमारी रेस्ट कंडीशन में है, तो रेस्ट कंडीशन का मतलब क्या है कि बॉडी हमारी जब रुकी हुई हो तो उस कंडीशन में हमारा ग्राफ कैसा बनेगा। जैसे मान लीजिए हम इस टाइम एक्सिस पे कुछ टाइम यहाँ पे हम और ले लेते हैं। टाइम लेने का मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम, ये आपका 0 है, ये 2 4 6 8 10, और यहाँ पे हम डिस्टेंस पे मान लीजिए यहाँ पे 5 मीटर 10 मीटर एंड ये 20 मीटर, ये आपका हो गया 30 मीटर, ये आपका ये 50 मीटर, ठीक है। ये आपका 50 मीटर हो गया, ठीक है ना। चलिए अब क्या कर रहा है कि जब हमारी बॉडी रेस्ट कंडीशन में है, तो जब बॉडी हमारी रेस्ट कंडीशन में होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अब जैसे रेस्ट कंडीशन में तो बॉडी हमारी रुकी हुई है, तो उस कंडीशन में आप किसी भी टाइम इंटरवल में देखेंगे कि बॉडी हमारी एक ही जगह पे रुकी हुई है, मतलब वो मूवमेंट नहीं कर रही है। तो उसके लिए हम ग्राफ कैसा बना सकते हैं, सिंपल सा उसके लिए हम ग्राफ ऐसे दे सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये है, ये देखिए मान लीजिए बॉडी हमारी 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है, मतलब यहाँ ओरिजिन से 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, तो ऐसे इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। तो आप किसी भी टाइम इंटरवल में देखेंगे, मान लीजिए आप 2 बजे देख रहे हैं, ठीक है, 2 बजे देख रहे हैं, तो ये बॉडी हमारी यहाँ पे 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है। फिर आप सोच रहे हैं कि चलो अच्छा मान लीजिए कुछ कारण की वजह से वो रुका होगा, फिर अगले 2 घंटे बाद देख रहे हैं 4 बजे, फिर वहीं पर रुकी हुई है, फिर सोचेंगे भाई कुछ हुआ होगा, फिर अगले 2 घंटे बाद देख रहे हैं फिर भी बॉडी हमारी यहीं पे रुकी हुई है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हम ड्रा कर सकते हैं, इसको ऐसे डॉटेड लाइन से ऐसे शो कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी टाइम इंटरवल में देख रहे हैं वो बॉडी हमारी एक ही जगह पे रुकी हुई है, मतलब वहाँ से मूवमेंट उसमें नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा बोल सकते हैं कि बॉडी हमारी रेस्ट कंडीशन में। तो ये हमारा ग्राफ किसको शो करता है कि बॉडी इज रेस्ट कंडीशन। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कब बॉडी हमारी रेस्ट कंडीशन में। अब हम देखते हैं दूसरा, अ बॉडी इज यूनिफॉर्म। जब हमारी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, तो यूनिफॉर्म मोशन को ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए, ग्राफ को बनाने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा यूनिफॉर्म मोशन क्या था। मैंने बताया था यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, बताओ यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब यदि बॉडी के सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस अगर ट्रेवल करता है तो बॉडी हमारी यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है, ठीक है। तो इसका ग्राफ हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, तो देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए 2 बजे देख रहे हैं, 2 o'clock पे देख रहे हैं, तो जो हमारी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने या बॉडी ने ट्रेवल की है 5 मीटर। फिर हम 4 o'clock पे देख रहे हैं, जो हमारी बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल की है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है 10 मीटर, ठीक है। फिर हम 6 o'clock पे देख रहे हैं, बॉडी हमारी कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है 20 मीटर, ठीक है। फिर हम 8 o'clock पे देख रहे हैं, बॉडी हमारी कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है 30 मीटर। कुछ ऐसा हम देख रहे हैं, मतलब आप देख रहे हैं कि इस 5 मीटर पहले ट्रेवल किया, फिर 5 मीटर ट्रेवल किया, फिर 10 मीटर ट्रेवल किया, मतलब एक इक्वल डिस्टेंस आप यहाँ पे ट्रेवलिंग हो रही है। तो हम यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, ऐसा कुछ समथिंग, मतलब आप एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ ऐसे ही। तो इसका कुछ ऐसा होगा, ये देखिए ऐसा, ठीक है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस अगर ट्रेवल करता है तो उसको बोलते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन। तो हम इसको ग्राफ पे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका किसका ग्राफ हो गया, यूनिफॉर्म मोशन का हो गया। अब ऐसे ही हम नॉन यूनिफॉर्म के लिए देख लेते हैं। तो ये मान लीजिए सेम इंटरवल ऑफ टाइम है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने 20 कर दिया है, लेकिन आप मान लीजिए यहाँ पे जैसे 5 यहाँ पे इंक्रीज किया, यहाँ मान लीजिए 50 है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये ऐसा अगर करेंगे तो ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मान लीजिए यहाँ पे 15 है, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल के लिए समझ रहे हैं, तो आप, मैं समझाने के लिए मैंने ऐसा बता दिया, बट उसकी टेंशन आप ना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहता है कि अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कोई बॉडी ट्रेवल करती है तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। तो अब हम इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप 2 o'clock पे देख रहे हैं, तो हमारी बॉडी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है 5 मीटर, ठीक है। हम यहाँ पे ये वैल्यू चेंज कर देते हैं, नहीं तो सर कहेंगे कि आप ऐसे ही बता रहे हैं, ठीक है। 10 फिर 20 फिर यहाँ मान लीजिए 25 हो गया, ठीक है। चलिए, अब
ये फिर हम 4 o'clock पे देख रहे हैं, ये 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, ठीक है। फिर हम 6 o'clock पे देख रहे हैं, ये 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है, ठीक है। फिर हम 8 o'clock पे देख रहे हैं तो ये 25 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है, कुछ ऐसा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बॉडी की जो ग्राफ बन रहा है कुछ ऐसा बन रहा है, ये देख रहे हैं। मतलब इसका कोई ग्राफ एक सीधी रेखा में नहीं बन रहा है, ये मतलब कुछ भी हो सकता है, कैसे भी टेढ़ा मेरा, फिर ऐसा हो रहा है, फिर ऐसा हो रहा है, फिर ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ ऐसे। मतलब टाइम इंटरवल सेम है बट डिस्टेंस हमारा डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो इस डी टी ग्राफ में हम 3 टाइप के मोशंस को देखते हैं। पहला, जब हमारी बॉडी रेस्ट कंडीशन में, तब उसके लिए ग्राफ कैसे ड्रा कर सकते हैं। जब बॉडी हमारी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तब उसके लिए हम ग्राफ कैसे ड्रा कर सकते हैं। जब बॉडी हमारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन करे तब उसके लिए हम ग्राफ कैसे ड्रा कर सकते हैं। अब देखते हैं, अब इन सब के लिए एक स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो आप लोग आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। व्हेन द बॉडी इज इरेस्ट, तो द पोजीशन ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज विथ टाइम, इट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कंटिन्यूस टू बी सेम एट ऑल इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो ये ओरिजिन से जो भी डिस्टेंस है, देखिए प्रत्येक इंस्टेंट पे ये सेम है। तो हमको यहाँ पे कौन सा लाइन मिलता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के जब पैरेलल कोई अगर लाइन मिल रही है तो उस कंडीशन में आप वहाँ पे हमारी बॉडी क्या होगी, हमारी बॉडी रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो व्हेन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, जब कोई बॉडी हमारी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, तो व्हेन द बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इट मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तो मतलब जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रही है तो मतलब हमारी बॉडी जो है यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। जैसा कि जब मैं स्पीड आपको पढ़ा रहा था तो मैंने यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में आपको बताया था। तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, इसका कहने मतलब कि जो हमारा डिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, मतलब जितना टाइम बढ़ेगा उतना डिस्टेंस भी, मतलब सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देयरफॉर वी ऑब्टेन अ स्ट्रेट लाइन, तो हम भी यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन करते हैं। तो ऐसा आपको ग्राफ मिलेगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपका टाइम दिया रहेगा, यहाँ पे कुछ भी टाइम, यहाँ पे कुछ भी डिस्टेंस आपका दिया रहेगा। जब आप क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने मान लिया है कि S1 डिस्टेंस जब हो रहा है तो वो T1 टाइम में S1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और T2 टाइम में S2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इसके लिए एक यहाँ पे एक फार्मूला मैं स्पीड के लिए निकालूंगा कि कैसे वहाँ पे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। S1 एंड S2 बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम T1 एंड T2। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है S1 या S2 जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है T1 T2 टाइम में, T1 टाइम में S1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और T2 टाइम में S2 डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है। तो हियर द S2 माइनस S1 गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन टाइम इंटरवल T2 माइनस T1। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या निकाल रहे हैं, स्पीड। तो स्पीड का फार्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है। स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगता है किसी टोटल टाइम में, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो गिवन टाइम इंटरवल है उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं स्पीड। तो टोटल टाइम टेकन लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको हम स्पीड को हम मान लीजिए एस से डिनोट करते हैं और डिस्टेंस हमारा क्या है S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। तो आपका ये फार्मूला यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये फार्मूला आपका यहाँ से निकल जाएगा स्पीड का, S2 माइनस S1 एंड T2 माइनस T1। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका है जब स्पीड में आपको यहाँ पे पढ़ा रहा था। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। जब T1 टाइम में अगर S1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, T2 टाइम में S2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो उसका स्पीड कितना होगा, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी होगी। तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या करेंगे, हम डिस्टेंस को माइनस कर देंगे एंड डिस्टेंस को माइनस करके टाइम को माइनस करके उससे जब हम डिवाइड कर देंगे, ये सॉरी T2 है, T2 माइनस T1, ठीक है। तो जब हम टाइम से टोटल डिस्टेंस को हम जब डिवाइड, टोटल टाइम से टोटल डिस्टेंस को जब हम डिवाइड कर देंगे तो वहाँ पे हमको स्पीड वहाँ पे आपका मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब हमारी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो व्हेन द बॉडी मूव्स विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जब कोई बॉडी हमारी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो वह अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करती है, तो उसको हम बोलते हैं कि बॉडी हमारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। तो द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड चेंज हो रही है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। देयरफॉर वी ऑब्टेन अ कर्व
एंड डू नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे हमको जब हमारी ऑब्जेक्ट की स्पीड टाइम के रिस्पेक्ट में जब चेंज होती है तो यहाँ पे हमको एक कर्व मिलता है लाइक दिस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम शॉर्ट फॉर्म में वीटी ग्राफ भी बोलते हैं। तो द ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वीटी ग्राफ। तो इस वीटी ग्राफ पे हम वेलोसिटी को किस एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं एंड टाइम को किस एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम जो हमारा टाइम होता है, टाइम को हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं एंड वेलोसिटी को हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यह ध्यान में रखिएगा। एंड द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। जो हमारे वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमको एक्सीलरेशन, बॉडी के एक्सीलरेशन को बताता है। ठीक है, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। एंड द एरिया इनक्लोज बाय द वीटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस गिव्स द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो जो हमारा एरिया बनता है, जैसे जो वीटी ग्राफ में जो एरिया आपका बनेगा, या तो वो डिस्टेंस देगा या तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय एन। जो ऑब्जेक्ट ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है तो वह जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतना एरिया वहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो वहाँ से हमको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे हमको देखने को मिलता है। तो द वीटी ग्राफ अंडर डिफरेंट कंडीशन, जैसे मैंने डीटी ग्राफ के बारे में डिफरेंट कंडीशन पढ़ा था, ऐसे ही हम यहाँ पे 3 कंडीशंस देखेंगे। पहला हमारा होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब बॉडी हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तो उसको हम वीटी ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव करें तो तब उसके लिए हम वीटी ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे। जब बॉडी हमारी वेरिएबल एक्सीलरेशन में तो वेरी कर रहा है तब उसके लिए हम वीटी ग्राफ पे उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए हम एक एक कंडीशंस को देखते हैं कि कैसे। पहला कंडीशन, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब बॉडी हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसके लिए हम ग्राफ वीटी पे, मतलब वेलोसिटी एंड टाइम के लिए कैसे ग्राफ ड्रा करेंगे। तो इफ़ द ऑब्जेक्ट मूव एट यूनिफॉर्म स्पीड, if the object moves at uniform velocity, the height of its VT graph will not change with time. ठीक है, it will be straight line parallel to the x-axis. The area enclosed by VT graph and time axis will be equal to the magnitude of displacement. मैंने पहले बताया था कि जो इसके द्वारा जो एरिया इंक्लोज होता है यहाँ पे, तो इसके द्वारा जो एरिया इंक्लोज हुआ है ये हमको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे हम इसका जो एरिया हम इनक्लोज होता है वहाँ पर हमको डिस्टेंस देता है। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड कितना है यहाँ पे, ये आपका स्पीड कितना है, ये आपका एडी है, एडी मान लीजिए आपका स्पीड है, एंड टाइम कितना लग रहा है डी सी। ठीक है, इतना स्पीड है ना, इतना टाइम है ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रहा है ना, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है आपका, तो ए बी सी डी। तो एरिया ऑफ मतलब ए डी क्रॉस डी सी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। तो आई होप आप ऐसे ही यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। जब बॉडी हमारी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रही है तो उसके लिए स्टेटमेंट क्या होता है कि द नेचर ऑफ द ग्राफ सो दैट द वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जो वेलोसिटी में जो जब चेंजेज होते हैं तभी तुम्हारा वहाँ पे एक्सीलरेशन होता है। तो जो वेलोसिटी में जो चेंजेज हो रहे हैं इक्वल अमाउंट और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंजेज हो रहे हैं। दस फॉर ऑल यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन द वीटी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द एक्सिस। तो इस कंडीशन में जब हमारी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव करती है तो उसके लिए हमको कैसा ग्राफ मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। और स्ट्रेट वो लाइन किसके इंक्लाइन रहता है, हमारा टाइम एक्सिस, मतलब टाइम के इंक्लाइन रहता है। ठीक है, टाइम एक्सिस के। द एरिया अंडर द वीटी ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस। आपको पता है मैंने वीटी ग्राफ जो होता है उसमें जो एरिया इंक्लोज होता है वो हमको वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मूव बाय द बॉडी। इफ द बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट रिप्रेजेंट द एरिया ए बी सी डी अंडर द ग्राफ। मैंने यही बताया यहाँ पे देखो, जब ये बॉडी हमारी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो हमको एक यहाँ पे एरिया मिलता है। एक एरिया मतलब एक तरीके का एक रेक्टेंगल हमको फाइंड आउट होता है और वो हमको रेक्टेंगल क्या देता है, हमको वहाँ पे
उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के बारे में बताता है। तो अब हम लोग देखते हैं, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग अपना तीसरा पोर्शन देखेंगे। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए कुछ हम ऐसा ग्राफ ड्रा करते हैं, एक इंक्लाइन लाइन जो कि हमको ये किसको शो कर रहा है, ये हमारे एक्सीलरेशन को शो कर रहा है, एक एक्सीलरेशन को ऐसे यूनिट करते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे आपके ये इस कंडीशन में आपके यहाँ पे दो ग्राफ बन रहे हैं, मतलब दो ग्राफ का मतलब दो, एक यहाँ पे एक रेक्टेंगल एक बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जैसे क्या है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि हमको क्या देता है, VT ग्राफ हमको क्या देता है, यहाँ पे एरिया जब जो बनता है तो वहाँ पे हमको वहाँ से डिस्टेंस मिलता है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो पहले हम एक्सेलरेशन देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी में कितना चेंजेज हो रहे हैं, ये देखिए वेलोसिटी में जो चेंजेज हो रहे हैं हमारे, ये ED हो गया, और टाइम कितना लग रहा है, AD, ये टाइम को शो कर रहा है ना। तो हम लिख सकते हैं ED अपॉन AD, ठीक है ना। ये आपका हो गया एक्सेलरेशन। अब हम देख लेते हैं कि डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो निकालते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट। इन सब का यूज जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, तब वहाँ पे इन सब का आपको यूज पता चलेगा कि कैसे हो रहा है। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, जितना हमारा एरिया यहाँ पे बन रहा है। तो एरिया कितना बन रहा है, एरिया ऑफ ABCDE, जितना एरिया बनेगा उतना ही तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ABCDE, इतना हमारा टोटल एरिया बन रहा है। अब देखिए इसमें क्या है, एक हमारा रेक्टेंगल बन रहा है और एक हमारा ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो हम रेक्टेंगल के लिए एरिया निकालेंगे, फिर हम ट्राइंगल के लिए एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, ऐसे में यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया कितना है, ADE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना है, ADCB, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखे, तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, AD इंटू ED हो जाएगा, AD इंटू ED, ठीक है, प्लस, और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, ब्रेथ इंटू ये होता है ना, ये BC हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, BC इंटू CD, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये चीज़ ऐसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जब हमारे ग्राफ में ऐसा कुछ बन जाता है, ऐसा कंडीशंस बन जाते हैं, तो ऐसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे। जब हम अभी आप मोशन का जब डेरिवेशन पढ़ेंगे, जो 3 मोशंस हैं आपके, तो जो इक्वेशन आप उसमें पढ़ेंगे, तो उसमें ऐसा कुछ ग्राफ, यही ग्राफ यूज होने वाला है। तो आपको वहाँ पे भी ऐसे निकालने पड़ेंगे, तब आपको इसका यूज पता चलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं कि वेरिएबल जब हमारा एक्सीलरेशन जब वेरी कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या क्या स्टेटमेंट हो सकते हैं, और उस कंडीशन में हम क्या क्या ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो आई होप आपको अभी तक इतना चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ अ वेरिएबल एक्सीलरेशन। तो वेरिएबल एक्सीलरेशन का मतलब क्या हुआ कि द बॉडी इज मूविंग with नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। जब बॉडी हमारी नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव करती है, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल एक्सीलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है कि अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, तो उसको हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कर रही है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन या किसी स्ट्रेट लाइन में जब, ठीक है। तो ये चीज़, इसके लिए हम यहाँ पे ग्राफ्स कैसे ड्रा कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो इसके लिए आपको ग्राफ यहाँ पे ऐसे ड्रा कर सकते हैं।
यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ओके, इस पे हम टाइम को डिनोट करते हैं और इस वाई एक्सिस पे हम वेलोसिटी को डिनोट करते हैं। तो ओके, तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, नॉन यूनिफॉर्म, मैंने जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था इसके लिए आप ग्राफ ऐसा कुछ समथिंग ड्रा कर सकते हैं, लाइक दिस। कुछ भी हो सकता है, लाइक दिस, ऐसे भी हो सकता है और एक तरीके का ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया, और एक ये ऐसा कुछ, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, एक ये हो गया, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे आपका वेलोसिटी। ओके, तो ये तो मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो गया। ये आपका कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, और ये कैसा हो गया, ये नेगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ये दो ग्राफ आप ध्यान रखिएगा। पहला हो गया इसमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड दूसरा आपका हो गया नेगेटिव एक्सीलरेशन। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी देखिए डिक्रीज हो रही है। इशू को हम बोल सकते हैं और करके रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। ठीक है, रिटार्डेशन, तो यही होता है हमारा रिटार्डेशन। तो आपका यहाँ पे जो ग्राफ्स थे, डी ग्राफ, वी ग्राफ, यहाँ पे एंड होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ, जो कि इस लेक्चर का हमारा ये लास्ट टॉपिक क्या, इसके बाद एक और है आपका सर्कुलर मोशन, तो वहाँ पे आपका लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ध्यान से इसको पढ़िए, क्योंकि अगले आने वाले चैप्टर्स में आपके उन्हीं सब मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज है, और उसी पे आपको उसी फार्मूले पे आपको वहाँ पे क्वेश्चन करने को देखने को मिलेंगे। क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है कि हर एक चैप्टर एक दूसरे से रिलेट होता है। जब आप पहला चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मुझे उम्मीद है अभी तक मैंने जो भी चीज़ें बताई आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। तो पहला हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। और तो बेसिकली आपके जो बुक में दिया है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से दिया है, तो हम ग्राफ के द्वारा इस इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे बताया था, जो मैंने पहले ही ग्राफ बताया था कि यहाँ पे आपको इस ग्राफ का यूज जब करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज एन ऑब्जेक्ट मूव विथ यू वेलोसिटी। कब सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है यू वेलोसिटी से मतलब मूव करना स्टार्ट करती है। ठीक है, उसकी मतलब इनिशियल वेलोसिटी यू है। तो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद हम देखते हैं इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की वी हो जाती है, मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, एंड दिस फिनोमिना, ये जो फिनोमिना हो रहा है कुछ टाइम ले रहा है। मान लीजिए कुछ यू वेलोसिटी चला, फिर वी वेलोसिटी चल रहा है, तो उसमें कुछ टाइम तो लगेगा उस ऑब्जेक्ट को मूव करने में, अपनी वेलोसिटी चेंज करने में। कुछ इनिशियल वेलोसिटी यू से थी, फिर फाइनल वेलोसिटी वी हो गई, तो उस यू से वी तक जाने में उसको कुछ टाइम लग रहा है। तो हम देखते हैं इसके लिए हम वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी मतलब हम इसके लिए फार्मूला देखेंगे वेलोसिटी क्या क्या होगा। तो हम पहले एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन यहाँ पे देखते हैं। तो हमारा जो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन, अब आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी में कितने चेंजेज हो रहे हैं और कितना टाइम लग रहा है। तो मैंने क्या बताया था, जो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मैंने ये बताया था आपको। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तब ये समझ में आना आपको, एक्सीलरेशन बराबर ये है। ओके, इसको हम नंबर्स मतलब अल्फ़ाबेट से डिनोट कर देते हैं। ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितना है हमारा वी, एंड इनिशियल वेलोसिटी यू है, एंड टाइम कितना है टी। ये टाइम टी है ना,
फाइनल इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमको भी निकालना है बेसिकली। तो क्या हो जाएगा, इसका हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा AT इक्वल टू V माइनस U। ठीक है, तो अब हम AT को उधर लेके जाते हैं, या हाँ AT को उधर लेके जाते हैं, ठीक है, हम V को इधर लेके आते हैं। चलिए अच्छा, तो क्या हो जाएगा, चलिए V, आप एक काम कीजिए, U को इधर लेके चले आइए, तो इसको AT प्लस U लिख सकते हैं इक्वल टू V, या ऐसे भी लिख सकते हैं V बराबर U प्लस AT। ठीक है ना, ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। इसका यूज हम जब अगला इक्वेशन ड्राइव करेंगे तो वहाँ पे भी हमको इसका यूज मिलेगा, और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब हम अगला इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे तो ए का यूज हम डायरेक्टली वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए, हो सकता है आपके बुक में फाइनल वेलोसिटी को कैसे लिखा हो, जैसे मैंने यहाँ भी लिख दिया डायरेक्टली। फाइनल वेलोसिटी को हो सकता है आपका यहाँ पे CD लिखा हो, इनिशियल वेलोसिटी को आपको हो सकता है यहाँ पे मतलब OD लिखा हो, यहाँ पे मान लीजिए O मान लेते हैं, कुछ यहाँ पे और पॉइंट ये लिखा हो, फिर T को यहाँ पे कुछ माना हो, तो वैसे भी आप लिख सकते हैं। लेकिन मैंने डायरेक्टली, जब आपको पता है इसका अल्फ़ाबेट से फाइनल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी किसको डिनोट करते हैं, हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। इक्वेशन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द एरिया। आपको पता है, अगर कोई भी इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है तो एरिया की हेल्प से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड यू नो वेरी वेल दैट एरिया इनक्लोज बाय द VT ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो एरिया जो इनक्लोज होता है बाय VT ग्राफ, वो हमको क्या देता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आइए हम देखते हैं कि हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया इनक्लोज बाय द VT ग्राफ। टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया इक्वल टू ACDEO, ACDEO, इतना तो एरिया ही बन रहा है, ये हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रहा है और एक ट्राइंगल बन रहा है। एक हमारा डिस्टेंस, क्योंकि हमको डिस्टेंस ही निकालना है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल ऑफ ADEO प्लस ट्राइंगल ऑफ ADC। ठीक है, ये चीज़ बन रही है। तो हम लिख लेते हैं, पहले हम ट्राइंगल का लिख लेते हैं। ट्राइंगल का क्या होगा, ट्राइंगल ऑफ ADC, तो कितना हो जाएगा ये, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। ट्राइंगल कितना है, ट्राइंगल का एरिया कितना है, ट्राइंगल ऑफ ADC, रेक्टेंगल ऑफ AOD, मतलब ये एरिया निकाल रहे हैं, रेक्टेंगल ऑफ, ठीक है, एरिया। तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, 1/2 AD इंटू CD ना, यही तो होता है भाई, बेस इंटू हाइट तो ही होता है ना, ये चीज़ हो गया। फिर प्लस इसका एरिया कितना है, OE मल्टीप्लाई DE, ओके, यही है ना, DE लिखो फिर, या फिर OA लिखो, कोई भी चीज़, ये जो DE लिखो फिर OA, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे 1/2 AD कितना होगा हमारा, AD T की इक्वल होगा, एंड CD, ये हमको CD निकालना है। तो हम यहाँ पे CD कैसे निकाल सकते हैं, जब हम OB में से OA को माइनस कर देते हैं तो इतना हमको डिस्टेंस यहाँ पे इतना मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये मान लीजिए आपका ये वाला कोष्टक है, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे OB माइनस OA, ठीक है, तभी हमारा ये निकल जाएगा, प्लस OE कितना है, T है, और DE कितना है हमारा, DE हमारा U की इक्वल है ना, तो ये हो जाएगा U, और ये आपका यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, हाफ T, अब देखो OB आपको पता है, OB यहाँ से भी है,
भी माइनस ओ ए कितना है, यू है, भी माइनस यू हो जाएगा ये ब्रैकेट क्लोज प्लस यू टी। समझ में आया? इतना आपको समझ में आया? अब मैं क्या करता हूँ, इस पोर्शन को इरेज कर दूँ क्योंकि ज़्यादा नीचे हो रहा है, तो इस पोर्शन को मैं इरेज कर देता हूँ। आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। तो मैं इसी चीज़ को यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए, हम लोग यहाँ पहुँचे थे 1/2 भी माइनस यू प्लस यू टी। और एक चीज़ यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, ये जो आपका सी डी मैंने कैसे निकाला है, यहाँ पे सी डी बराबर हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, समझ में आया ना? ठीक है। तो अब देखिए, अब हम इसको क्या करते हैं, 1/2। अब भी माइनस यू, आप जब मैंने पहला इक्वेशन यहाँ पे बताया था भी माइनस यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हमारा जो पहला मोशन का पहला इक्वेशन था भी बराबर यू प्लस ए टी था, तो हमको भी माइनस यू चाहिए। अगर हम क्या कर देंगे, भी माइनस यू की जगह हम ए टी लिख सकते हैं कि नहीं, ये भी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो भी माइनस यू की जगह हम ए टी लिख सकते हैं, तो टी भी माइनस यू की जगह हम ए टी लिख देते हैं डायरेक्टली। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, इसमें हम टी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए टी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यू टी, ठीक है। कहीं गलती तो नहीं हो रहा है ना? चलिए, अब जो आपका डिस्टेंस टेबल वाइज ऑब्जेक्ट है, इसको हम यस से डिनोट कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा एस इक्वल टू बन गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने इसको सीक्वेंस में कर दिया ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए, बस और कुछ नहीं किया है मैंने इसमें कुछ, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ये आपका सेकेंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। इसमें ज़्यादा कुछ करने वाली बात नहीं है, बस आपको सिर्फ ये ध्यान, सिर्फ इसमें एक ही दिक्कत है, आपको सी डी की वैल्यू लोग नहीं निकाल पाते हैं, तो सी डी की वैल्यू निकालने के लिए हमने ओ बी में से ओ ए को माइनस कर दिया, तो हमको ये डिस्टेंस फाइंड आउट हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड इक्वेशन की तरफ, जो कि मोशन का तीसरा इक्वेशन है, तो आप लोग इसको नोट कर लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन की, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो देखिए इसमें एक हम पता है, इसमें भी हमको बेसिकली डिस्टेंस ही निकालना है, तो एक यहाँ पे एक ट्रेपेजियम बन रहा है, ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम निकालेंगे यहाँ पे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब पूछेंगे सर ये क्या, ये समलंब होता है बेसिकली। देखिए ये कुछ आपका ऐसे बनता है, मतलब लाइक दिस, इसमें ये इक्वल होते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे बन रहा है कि नहीं। अगर इसको हम और आगे बढ़ा देंगे तो कुछ ऐसा बन रहा है कि नहीं, तो ये ट्रेपेजियम होता है। तो ये क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, इसका जो फार्मूला होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये ओ ए सी ई, ये बन रहा है आपका ओ ए सी ई, ठीक है। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओके। अब आपको यही चीज़ निकालना है, तो पैरेलल साइड का सम क्या होगा यहाँ पे, ओ ए प्लस सी ई, ये होगा कि नहीं होगा, और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड क्या हो गया, ओ ई होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड ओ ए इंटू सी ई, ओ ए इंटू सी ई, सॉरी सम है ना, तो सम मतलब प्लस हो जाएगा यहाँ पे, सी ई सम कहा है, और मल्टीप्लाई करते डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, इन दोनों पैरेलल से, जी मान ली पैरेलल साइड है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है हमारा, ओ ई तो है, ये ओ ई है ना, तो ओ ई लिख देंगे यहाँ पे हम। समझ में आया? तो चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं हम। ओ ए कितना होगा हमारा,
u हो जाएगा, एंड सी ई कितना होगा, सी ई ओ बी की इक्वल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं u प्लस भी, एंड ओ ई कितना होगा हमारा, t होगा। आप लिख लीजिए इसको एक ब्रैकेट में, ये जो है आपका सी ई इक्वल ओ बी, ठीक है। ये चीज़ आप इसको ध्यान में रखिएगा, नहीं तो कहेंगे सर ये कैसे हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब आपको पता है मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन बताया था, जो फर्स्ट इक्वेशन v बराबर u प्लस ए टी, मैंने ये चीज़ बताया था। अब आपको यहाँ पे t की वैल्यू चाहिए, तो t की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, v माइनस यू बाई ए इक्वल टू टी, ठीक है। ये चीज़ तो इसकी t की जगह डायरेक्टली हम ये चीज़ लिख सकते हैं, हाफ u प्लस v मल्टीप्लाई v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है, 1/2a एंड u प्लस v एंड v माइनस यू। या हम एक चीज़ और कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसको v प्लस यू कर दें हम, यहाँ पे v माइनस यू है इसलिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जैसे आपने फार्मूला पढ़ा होगा, एक फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है ये a स्क्वायर माइनस बी का, अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2a v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये s बराबर है, ठीक है। तो इतना चीज़ समझ में आया, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, या s इक्वल टू 1/2a v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हम इसको 2a की इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा ये 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या हम ये भी लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आपका फार्मूला हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और मैंने कितनी आसानी से चीज़ें समझाए, और आपको इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। इसमें ट्रेपोजियम का एक होता है जो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, ये इसका जो समलम चतुर्भुज होता है इसको OACE ये हो गया, और ये क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, जो पैरेलल साइड है उसका सम प्लस उन पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है, ठीक है। तो मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अच्छे से समझा दिया, तो आपको आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। तो अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है सर्कुलर मोशन, तो उसको भी हम देख लेते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझने से पहले हम एक चीज़ यहाँ पे समझते हैं, ये एक आपका पार्क है, ठीक है, दिस इज द पार्क ABCD। तो मान लीजिए आप बहुत लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, पार्क में मूव करते हैं, पार्क में घूमने टहलने के लिए जाते हैं। तो कोई एक व्यक्ति सुबह उठता है, ये पॉइंट ए से स्टार्ट करता है अपनी जर्नी, ठीक है, पॉइंट से ए से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, और यह पार्क का चक्कर लगा रहा है। तो मान लीजिए इसकी स्पीड जो है, इस कंडीशन में इसकी स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये मूव कर रहा है, ठीक है, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मूव कर रहा है। बट स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। क्यों मैं बता रहा हूँ, आपका इसका भी आपको आगे मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब ये पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर है, 5 किलोमीटर पर आवर है, तो इसकी स्पीड यहाँ पे मतलब ये इतनी स्पीड से दौड़ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। मान लीजिए पहले ये यहाँ से स्टार्ट किया, नॉर्थ से चलना, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, फिर ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, फिर ये साउथ डायरेक्शन में आ रहा है, फिर वेस्ट। तो इस कंडीशन में देख रहे हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज, तो इस कंडीशन में क्या आ रहा है कि वेलोसिटी में चेंजेज हो रहे हैं। मतलब वेलोसिटी में चेंजेज मतलब जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो मतलब वहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो मतलब इसकी वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन।
तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो कितनी बार वेलोसिटी चेंज हो रहा है, पहले यहाँ से स्टार्ट किए 1 2 3 4, मतलब यह 4 बार इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, बट स्पीड में कोई चेंजेज हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो मतलब यह 1 राउंड इट कंप्लीट 1 राउंड द वेलोसिटी चेंज 4 टाइम्स। जब यह 1 राउंड कंप्लीट कर रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी में कितनी बार चेंजेज आ रहे हैं, 4 बार इसकी वेलोसिटी में चेंजेज आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, बट इसकी स्पीड में कोई चेंजेज हो रहा है नहीं, क्योंकि ये इतनी स्पीड से इस पार का चक्कर लगा रहा है, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब उसकी वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंजेज हो रहे हैं। तो वेलोसिटी कितने टाइम्स चेंज हो रहा है, 4 टाइम्स। तो ये 1 राउंड में इसकी जो वेलोसिटी है 4 टाइम्स चेंज हो रही है, बट इसकी स्पीड में कोई चेंजेज नहीं हो रहे हैं। अगर ऐसे ही हम नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाते जाएं, जैसे मान लीजिए कैसा हो गया, लाइक दिस, कुछ ऐसा हो गया ना, अगर ये हो गया तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट करता है, तो फिर क्या होगा, अब इसकी स्पीड कितनी, इसकी स्पीड मान लीजिए वही है, लेकिन इसकी वेलोसिटी में कितने बार चेंजेस होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स इसकी वेलोसिटी चेंजेज होगी। यदि हम इसका नंबर ऑफ टर्म बढ़ाते जाएं, ये अगर पार्ट हम नंबर ऑफ पार्ट बढ़ाते जाएं, तो ये हमारा एक सर्कल ऐसा कुछ बनेगा, तो एक हमारा एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ। तो जब ये सर्कल बन जाएगा तो द मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, तो मैंने वही चीज़ लिखा है, द मोशन ऑफ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यदि कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से किसी सर्कुलर ट्रैक पे अगर मूव कर रही है, तो उसकी जो स्पीड होती है उसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आपको यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज़ ये है कि इस कंडीशन में, सर्कुलर मोशन की कंडीशन में, जो हमारी स्पीड होती है, स्पीड इज ऑलवेज कांस्टेंट, द वेलोसिटी इज वेरी, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, स्पीड हमेशा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड ऑलवेज कांस्टेंट होता है और वेलोसिटी हमेशा वेरी कर रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट, बट वेलोसिटी जब 1 राउंड लगा रहे हैं तो वेलोसिटी 4 बार चेंज हो रहा है। अब इसमें देख रहे हैं 1 राउंड लगा है तो वेलोसिटी 8 टाइम्स चेंज हो रहे हैं। तो ऐसे ही जब ये सर्कुलर ट्रैक पे मूव करेगा तो इसकी स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी, बट इसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे वेलोसिटी कुछ होगा, यहाँ पे मतलब हर एक इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन हर एक इंस्टेंट पे इसकी स्पीड कांस्टेंट होती है। तो इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ ए बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड अलोंग ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग 3-4 क्वेश्चन देख लेंगे, जो कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी पे हम कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, और डिस्प्लेसमेंट में भी हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन की तरफ। तो आई होप अभी तक मैंने जो भी चीज़ें बताई आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। अ मैन वॉक्स 4 मीटर ईस्ट, 2 मीटर साउथ, 4 मीटर वेस्ट एंड 2 मीटर नॉर्थ। तो इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस मैन वॉक्ड। तो जो इंसान है, मैन है, वो कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया या चला। एंड दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो वह टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना उसका हुआ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हम सलूशन लिखते हैं यहाँ पे। आइए, तो इसका सलूशन हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन पढ़ते जाइए। इसके लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, डायरेक्शन, क्योंकि जब आप मैप देखते हैं तो मैप की डायरेक्शंस कैसे, क्योंकि मैप भी देखने का तरीका होता है, उसमें डायरेक्शंस के बिना आप मैप भी नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको, अब सर कहें आप हिस्ट्री पढ़ाने लगे, डायरेक्शंस के बारे में बात करने लगे, बट कोई नहीं, चलिए। तो ये हमारा होता है नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट साइड एंड साउथ, ठीक है। तो ऐसा, तो अब जैसा ऐसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा हम करते चले जाते हैं। तो अ मैन वॉक 4 मीटर ईस्ट, तो पहले हमारा जो इंसान चल रहा है वो 4 मीटर ईस्ट चल रहा है, मैन 4 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में वो चल रहा है, 4 मीटर ईस्ट डायरेक्शन। एंड 2 मीटर साउथ, 2 मीटर साउथ डायरेक्शन में आ रहा है, चलिए 2 मीटर साउथ डायरेक्शन। फिर 4 मीटर वेस्ट, अब यहाँ से 4 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, चलिए 4 मीटर ये वेस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल किया। फिर क्या कर रहा है, 2 मीटर नॉर्थ, अब 2 मीटर क्या कर रहा है, यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है,
तो आई होप आपको इससे हेल्प मिल गई होगी कि ये कैसे हम इसको बना सकते हैं ये फिगर। तो 4 मीटर ईस्ट, तो मैंने ईस्ट डायरेक्शन में गया जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, और फिर 2 मीटर साउथ, फिर 2 मीटर मैंने यहाँ से साउथ आया तो साउथ डायरेक्शन में इसका मैंने एरो दिखा दिया, फिर 4 मीटर वेस्ट, फिर मैंने वेस्ट डायरेक्शन में आया, फिर 2 मीटर नॉर्थ। तो ये आपका फिगर बन गया, ठीक है। तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस मैन वॉक, तो पहला होगा, पहला यहाँ पे सॉल्व करते हैं, द टोटल डिस्टेंस मैन वॉक्ड। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला इंसान ने, पहले वो 4 मीटर चल रहा है, तो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो मतलब जो भी डिस्टेंस की वैल्यू होती है पॉजिटिव आती है। तो हम जितनी भी वो मीटर चला, जितनी भी डायरेक्शन में, 4 डायरेक्शन में, पहले वो ईस्ट डायरेक्शन, फिर साउथ, फिर वेस्ट, फिर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, तो जितने भी मीटर चल रहा है उसकी वो सब सारी चीज़ें हम ऐड कर देंगे। तो 4 मीटर पहले हमारा किस डायरेक्शन में गया है, ईस्ट डायरेक्शन, फिर 2 मीटर साउथ डायरेक्शन, फिर 4 मीटर वेस्ट डायरेक्शन, फिर 2 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 में 2 ऐड 6 हो जाएगा, 6 में 4 ऐड करोगे 10 हो जाएगा, 10 में 2 ऐड करोगे 12 हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 12 मीटर। तो इंसान ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 12 मीटर। अब बी पोर्शन हम देख लेते हैं। बी पोर्शन क्या पूछ रहा है हमसे, इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट, द टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट के लिए फार्मूला क्या बताया था, इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन, मैंने यही बताया था ना। सॉरी, फाइनल में से जब हम इनिशियल को माइनस कर देते हैं तो वहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल जाता है। तो जो हमारा मैन है वह इस पॉइंट से चलना प्रारंभ करता है, पॉइंट ए से, ठीक है। अब ये पॉइंट ए से चलना प्रारंभ किया, ईस्ट डायरेक्शन में गया, फिर वह साउथ आ रहा है, फिर हमारा वेस्ट जा रहा है, फिर हमारा नॉर्थ आ रहा है। तो मतलब देखिए अब यहाँ पे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड हो जा रहा है, तो इस कंडीशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसके द्वारा चली गई जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रक ट्रेवल 60 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर्स एंड 80 किलोमीटर इन सेकेंड आवर्स, तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रक। तो देखिए यहाँ पे एवरेज स्पीड आपको फाइंड आउट करना है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला मैंने क्या बताया था कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो जो ट्रक है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और वह कितना टाइम ले रहा है वो डिस्टेंस कवर करने में, तो वो हमारा होगा वहाँ पे एवरेज स्पीड, तो हमारा निकल के वहाँ पे आ जाता है। तो पहले हम यहाँ पे सोल्यूशन इसका देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। इसका सोल्यूशन ऐसे हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो सोल्यूशन होगा हमारा, तो पहले हम एवरेज स्पीड का फार्मूला लिख लेते हैं। जो हमारा एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रक अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, अ ट्रक ट्रेवल 60 किलोमीटर। तो गिवन डाटा हमको क्या है, टोटल डिस्टेंस पहले हम निकाल लेते हैं। टोटल डिस्टेंस इसको तो कितना हो जाएगा, 60 प्लस 80, ये कितना हो जाएगा 140 किलोमीटर। और टोटल टाइम निकाल लेते हैं। टोटल टाइम कितना हो जाएगा 1 + 2, पहले 60 किलोमीटर फर्स्ट आवर में कंप्लीट करा, 80 किलोमीटर सेकेंड आवर में, तो ये कितना हो जाएगा 3 आवर्स। ओके, बस इस फार्मूले में आप पुट कर दीजिए वैल्यू एवरेज स्पीड को। एवरेज स्पीड इसका टू क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 140/3 आंसर होगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस ट्रेवल फर्स्ट 240 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड इट कवर
नेक्स्ट 360 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इट एवरेज स्पीड। तो आपसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि पहले वह फर्स्ट 240 किलोमीटर जो ट्रेवल कर रहा है कितनी स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर से। फिर फिर नेक्स्ट 360 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो आपको एवरेज स्पीड का फार्मूला पता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आपको यहाँ पे टोटल टाइम निकालना पड़ेगा और टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके आप एवरेज स्पीड यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो सोल्यूशन हम लिख सकते हैं। देखिए आपको जो चीज़ पूछी है ना, उसी से आपको यहाँ पे पता चलेगा कि हमको क्या क्या चीज़ें निकालना पड़ेगा। तो पहले हम फर्स्ट 240 किलोमीटर में देख लेते हैं कितना मतलब कितना टाइम ले रहा है। इतना डिस्टेंस को ट्रेवल करने में हमारा जो बस है वो कितना टाइम ले रहा है। फर्स्ट 240 किलोमीटर ट्रेवल टाइम टेक। ठीक है, तो आपको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितना है, 80 किलोमीटर है। ठीक है, एंड डिस्टेंस कितना है, 240 किलोमीटर अपॉन टाइम। टी से हम डिनोट कर देते हैं, इसको इधर कर देंगे। टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 240 अपॉन 80, कैंसिल करेंगे तो 3 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। फिर ऐसे ही हम निकाल लेते हैं नेक्स्ट 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल टेक टाइम। यहाँ पे आप डिस्टेंस लिख लीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल टाइम टेक या टेक टाइम जो भी है। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना दिया है, 90 किलोमीटर, एंड डिस्टेंस कितना है, 360 किलोमीटर, एंड टाइम हमको निकालना है 360 अपॉन 90, टी इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम टोटल टाइम निकाल लेते हैं। टोटल टाइम इक्वल टू 3 + 4 इक्वल टू 7 सेकेंड। ठीक है, ये हावर्स में दिया है, चलिए कोई बात नहीं, 7 सेकेंड हो गया ना इतना हमारा इस चलिए ये आवर्स में दिया तो हम इसको यहाँ पे आवर्स लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे ये आवर्स में दिया है ना, तो आवर्स में लिख लेते हैं, इतने घंटे लगा रहा है। अब टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये 240 + 360 कितना आ जाएगा, ये इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 600 किलोमीटर। अब आपको पता है जो एवरेज स्पीड का फार्मूला जो होता है, सिंपल क्वेश्चन है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है, 600 अपॉन टाइम 7, तो कितना आ जाएगा आपका, इसको मैं सॉल्व करने पे आपका 80.57 किलोमीटर पर आवर्स, ये आपका फाइनल आंसर होगा दिस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए आपको कार ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड टू द ईस्ट फॉर 100 मीटर इन 4 सेकेंड, देन गो द वेस्ट फॉर 50 मीटर इन 1 सेकेंड, डिटरमिन द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका हम सोल्यूशन कैसे लिख सकते हैं ये देखते हैं।
तो आपको पहले मैंने क्या बताया, पहले फार्मूला पता होना चाहिए, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है। तो एवरेज स्पीड पे मैंने अभी सवाल किया, सवाल जस्ट पिछला मेरा क्वेश्चन था एवरेज स्पीड पे ही। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एंड एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमको यहाँ पे टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब ये चीज़ अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारा यहाँ पे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो मैंने आपको एक ऐसा कुछ डायरेक्शन बताया था। ये डायरेक्शंस बहुत नीड हैं, क्योंकि अगर इसके बिना आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो पहले क्या है कि जो हमारा एक कार है जो एक स्ट्रेट रोड पे ट्रेवल कर रही है, तो पहले वो ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, कितना 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 100 मीटर। मान लीजिए यहाँ से चल रहा है, ये 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, 100 मीटर। और ये टाइम कितना लगा रहा है, 4 सेकेंड। फिर क्या कर रहा है कि देन गो वेस्ट फॉर 50 मीटर, फिर ये वेस्ट डायरेक्शन में चला रहा है, ठीक है, फिर ये वेस्ट डायरेक्शन में 50 मीटर चला रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। और इसमें कितना टाइम ले रहा है, 1 सेकेंड। मतलब इस डायरेक्शन में गया, फिर ये वेस्ट डायरेक्शन में चला, मतलब आ रहा है। तो कितना डिस्टेंस से ट्रेवल किया ये पूछ रहा है, मतलब इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी एंड एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। ये बेसिकली जो चल रहा है, जब 100 मीटर गया फिर 100 मीटर वापस आया, तो ये हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से ये 50 मीटर डिस्टेंस ये चल रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम पहले कैलकुलेट करते हैं टोटल डिस्टेंस ऑफ कार। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले 100 चल रहा है फिर 50, तो मैंने क्या बताया था, डिस्टेंस हमेशा जुड़ता है, तो 150 मीटर हो गया। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार। तो कार का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो मैंने क्या कहा था, डिस्प्लेसमेंट पर ये 100 मीटर जा रहा है, तो 100 में से हम 50 को माइनस कर देंगे, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है शार्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो कितना हो जाएगा 50 मीटर, ओके। और टोटल टाइम टेक कार टू ट्रेवल डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसमें कितना टाइम लग रहा है हमारा, पहले कितना 100 मीटर ट्रेवल करने में 4 सेकेंड, फिर 50 मीटर ट्रेवल करने में 1 सेकेंड, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 सेकेंड। तो हम देख लेते हैं कि हमारा एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। तो एवरेज स्पीड के लिए हम देखते हैं, पहले एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा 150 मीटर, अपन टोटल टाइम कितना है 5 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा ये, तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला था डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर है एंड टाइम कितना लग रहा है 5 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 10 मीटर, ओके, 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। ये आपका फाइनल आंसर होगा। अ पर्सन ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी फॉर 30 मीटर टूवर्ड्स साउथ इन 4 सेकेंड, ठीक है। देन ही ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट बी टू सी फॉर 40 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट इन 60 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो इसका सलूशन हम कैसे लिखते हैं आइए देखते हैं। तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए, तब आप क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे करें, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है मैं वैसे वैसे यहाँ पे करते चला जा रहा हूँ। तो पहले हमको यहाँ पे डायरेक्शन समझने की ज़रूरत पड़ेगी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। तो
एक पर्सन है जो पॉइंट ए से अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है। मान लीजिए पॉइंट ए यहाँ पे है आपका, ठीक है। इस पॉइंट से ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए से जर्नी अपनी स्टार्ट करता है पॉइंट बी फॉर 30 मीटर टूवर्ड्स साउथ। तो साउथ डायरेक्शन कहाँ से आ रहा है, ये साउथ डायरेक्शन, तो ऐसा कुछ ये साउथ डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। ओके, 30 मीटर डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा है 4 सेकंड में। देन ही ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी 40 मीटर टूवर्ड ईस्ट। तो ये 40 मीटर पॉइंट बी से ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। देखिए ईस्ट डायरेक्शन है, तो ईस्ट डायरेक्शन में ये पॉइंट सी से बी से सी तक जा रहा है, ठीक है, टूवर्ड्स इन 60 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, कुछ ऐसा है। तो ये डिस्टेंस कितना है 30 मीटर और ये डिस्टेंस कितना है 40 मीटर, ठीक है। चलिए, तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज स्पीड। जो पहला होगा हमारा एवरेज स्पीड हम पहले देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे। तो एवरेज स्पीड के लिए हमको क्या क्या नीड होती है, डिस्टेंस एंड टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 + 40 कितना हो जाएगा 70 मीटर। एंड टोटल टाइम 30 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा रहा है 4 सेकेंड। एंड 40 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा रहा है 60 सेकेंड। 60 सेकेंड मतलब कितना हो जाएगा, ये 60 सेकेंड नहीं है, ये 6 सेकेंड है, सॉरी देख लेते हैं एक बार हम, सॉरी 6 सेकेंड है, ठीक है 6 सेकेंड। तो टोटल कितना हो जाएगा 10 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे एवरेज स्पीड इक्वल टू लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा ये, टोटल डिस्टेंस कितना है 70 मीटर और टाइम इतना, तो 7 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आ गया एवरेज स्पीड। आई होप आपको ये फर्स्ट पोर्शन समझ में आ गया होगा। तो मैं अब इसको इरेज कर देता हूँ। अब हम लोग निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेटिंग एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए आपको एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला पता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑन टोटल टाइम। तो आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है इसको हम मीट करा देंगे ऐसे कुछ, यही हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसके लिए हमको इसकी वैल्यू AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे क्लास 7th में, आप होता है थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, क्लास 8th में भी शायद होता है या पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम एक होता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वह किसके इक्वल होता है, बेस एंड हाइट के समेशन के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम देखते हैं, नाउ ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेनस क्या है, AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाइट का स्क्वायर, हाइट हमारा AB का स्क्वायर मतलब AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाए, AB कितना है 30 का होल स्क्वायर प्लस 40 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 900 प्लस 600। इसको हम ऐड करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 1500, ठीक है। ये ऐसे ही चला रहा है, ठीक है। तो AC अगर हम यहाँ से होल स्क्वायर को हम हटाते हैं तो यहाँ पे अंडर रूट में ही हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 50 मीटर, ओके। अब ये हमारा ये आ गया 50 मीटर। तो 10, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 10 डिस्प्लेसमेंट AC इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 मीटर टूवर्ड्स 50 मीटर टूवर्ड्स
साउथ ईस्ट, 50 मीटर साउथ एंड ईस्ट डायरेक्शन में, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ये चल रहा है। तो अब यहाँ पे एवरेज क्या निकालना है हमको, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, VAV लिख लेते हैं, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी यही होती है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा 50 मीटर, हमने अभी कैलकुलेट किया यहाँ पे 50, और टाइम कितना लग रहा है इसको, टाइम मैंने निकाला था ना 4 and 10 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा ये 5 मीटर पर सेकेंड। आपका ये आ गया, इसको लिख सकते हैं टूवर्ड्स साउथ ईस्ट। ओके, ये आपका ये फाइनल आंसर हो गया। तो 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स साउथ ईस्ट, ये आपका एवरेज वेलोसिटी फाइनल हो गया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो फ्रेंड्स, हमारा सेकेंड लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, मुझे उम्मीद है। और यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू।